थॉमसन कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर सामने मौजूद ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ता चला गया। ये उसका एक मखसूस पॉइंट था। वो इसराइल से चार्टर्ड त्यारे के ज़रिए बराह रास्त यहाँ फ्रांस पहुँचा था और उसने फैसला किया था कि वो अब अपने खुसूसी एक्शन ग्रुप को हरकत में लाकर इमरान और उसके साथियों का खात्मा कराएगा। ये उसका खुसूसी ग्रुप था जिसमें उसने सीक्रेट एजेंसियों से तरबियत याफ्ता अफराद को शामिल कर रखा था। वो उस ग्रुप को खास मिशंस पर हरकत में लाता था, ऐसे मिशंस में जिनमें उसे भारी मुआवजे मिलने की उम्मीद हो। लेकिन अब तो सैंडी जूम के साथ साथ खुद उसकी अपनी जान भी दांव पर लगी हुई थी। इसलिए उसने इस ग्रुप को हरकत में लाने का फैसला किया था। वो मेज़ के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रोजमेरी क्लब राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। जेएनडी से बात कराओ, मैं थॉमसन बोल रहा हूँ। थॉमसन ने कहा, ओ सर, मैडम जेएनडी को हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो थॉमसन बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रही हो? कब, किस तरह, किसने किया है ऐसा? थॉमसन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस उनकी लाश ले गई है। आप असिस्टेंट मैनेजर रॉल्फ से बात कर लें, वो तफसील जानते होंगे जनाब। मैं उनसे कॉल मिलवाती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, रॉल्फ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। थॉमसन बोल रहा हूँ रॉल्फ, जेएनडी के साथ क्या हुआ है? थॉमसन ने होंठ चबाते हुए कहा, ओह चीफ, आप यहाँ तो क़यामत गुजर गई है। ना सिर्फ मैडम जेएनडी को हलाक कर दिया गया है बल्कि स्पेशल तह खाने में मौजूद तमाम मशीनरी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो थॉमसन बेइख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? वहाँ तो कोई अजनबी दाखिल ही नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो? थॉमसन ने हल्क के बल चीखते हुए कहा, मादाम जेएनडी उन लोगों को वहाँ ले गई थी क्योंकि मादाम जेएनडी की लाश के टुकड़े भी अंदर से ही मिले हैं। रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा, किन लोगों को और क्यों ले गई थी वहाँ? क्या मतलब? ये तुम क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? थॉमसन ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिस वक्त ये वारदात हुई है मैं क्लब में मौजूद ना था। वापसी पर मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक दो मुकामी आदमी, जिनमें से एक दियोकामत जिस्म का मालिक था, क्लब में आए। उन्होंने काउंटरमैन पर हाथ छोड़ दिया और फिर वहां लड़ाई हुई और उन दोनों आदमियों ने वहां मौजूद मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया। वो मादाम जेएनडी के पास जाना चाहते थे। काउंटर गर्ल ने खौफ की शिद्दत में उन्हें रास्ता बता दिया। फिर राहदारी में उन्होंने एक और आदमी को हलाक कर दिया। इसके बाद वो नीचे तह खाने में पहुंच गए। वहां भी मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया गया और फिर मादाम जेएनडी अपने ऑफिस से निकलकर हाल में पहुंची और फिर वो उन दोनों को साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गई और उसने लाशें उठाने और काम जारी रखने का हुक्म दिया। इसके बाद मादाम जेएनडी उन दोनों समेत ऑफिस से बाहर आई और उस रास्ते पर चली गई जहां मशीन रूम है। इसके बाद ये दोनों पहले गेम हॉल में अकेले पहुंचे और फिर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर मेन हॉल में आए और खामोशी से मेन गेट से बाहर चले गए। कुछ देर बाद मशीन रूम में इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और वहां मौजूद लोगों ने भागना शुरू कर दिया। बहरहाल जब चेकिंग की गई तो वहां मौजूद मशीनरी तबाह हो चुकी थी और वहां 13 लाशें पड़ी हुई थीं, जिनमें मादाम जेएनडी की लाश भी मौजूद थी। उस वक़्त मैं वापस आ रहा था, मुझे रिपोर्ट मिली तो मैंने फौरी तौर पर जेएनडी की लाश के टुकड़े वहां से उठवाकर उनके ऑफिस में रखवा दिए ताकि पुलिस को उस मशीन रूम के बारे में मालूम ही ना हो सके। बाकी लाशें गायब कर दी गईं और तबाहशुदा मशीन रूम को बंद कर दिया गया और पुलिस को इतला दी गई और पुलिस अभी थोड़ी देर पहले
मादाम जेंटी की लाश लेकर वापस गई है। राल्फ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, वेरी बैड। बहरहाल ठीक है, अब तुम मादाम जेंटी की जगह संभाल लो, ऑर्डर पहुंच जाएंगे। थॉमसन ने होंठ चबाते हुए कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया और थॉमसन ने रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लोग तो इंतहाई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम बेबस हो चुके हैं, थॉमसन ने कहा, और इसके साथ ही उसने चौंक कर एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, रॉजर से बात कराओ, मैं थॉमसन बोल रहा हूँ। थॉमसन ने कहा, ओ जनाब, रॉजर साहब को तो हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो थॉमसन एक बार फिर उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? थॉमसन ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, और ना सिर्फ रॉजर साहब को बल्कि उनके 3 मखसूस दोस्त जोसेफ, मैथाइस और रॉबर्ट भी साथ ही हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो थॉमसन को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन किसी लट्टू की तरह घूमने लग गया हो। क्या, किस तरह? थॉमसन ने रुक रुक कर कहा। क्लब में 2 मुकामी आदमी आए और वो बॉस रॉजर के ऑफिस में चले गए। वहां वो काफ़ी देर तक रहे। फिर बॉस रॉजर के 3 मखसूस दोस्त क्लब में आए और बॉस के ऑफिस में चले गए। फिर वो दोनों आदमी बॉस के ऑफिस से निकलकर क्लब से बाहर चले गए। बाद में जब बॉस से किसी काम के सिलसिले में राब्ता किया गया तो पता चला कि वहाँ उनकी और उनके दोस्तों की लाशें पड़ी हुई है। उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। दूसरी तरफ से तफसील बताते हुए कहा गया, क्या उन दोनों में से कोई दियोकामत आदमी भी था? थॉमसन ने पूछा। नहीं जनाब, आम से मुकामी लोग थे, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तो थॉमसन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसका जहन वाकई किसी लट्टू की तरह घूम रहा था। काफ़ी देर तक वो उसी तरह बैठा रहा और फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर उठाया और इंतहाई तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से लॉर्ड की आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड साहब, विक्टर बोल रहा हूँ, फॉन्क से। थॉमसन ने कहा, ओह, लॉर्ड मैथाइस बोल रहा हूँ, क्या हुआ है? ये तुम्हारा लहजा कैसा है? क्या हुआ? लॉर्ड ने चौंकते हुए लहजे में कहा। लॉर्ड साहब, सैंडी जूम के वर्किंग सेक्शन ख़त्म कर दिए गए हैं, थॉमसन ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? वर्किंग सेक्शन? क्या मतलब? लॉर्ड ने चीखते हुए लहजे में कहा। लॉर्ड साहब, रोज़मेरी क्लब के नीचे खुसूसी तय खाने में मौजूद रिसीविंग मशीनरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उसके साथ साथ थिंक टैंक के 4 मेंबर्स और उनके चीफ रिचर्ड समेत सबको हलाक कर दिया गया है और सैंडी जूम के यही वर्किंग सेक्शन थे, थॉमसन ने कहा। ओह वेरी बैड, ये सब कुछ कैसे हुआ? इस बारे में कैसे किसी को मालूम हो सकता है? लॉर्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। रिचर्ड तो मैगी के साथ मारा गया है और यकीनन रिचर्ड से उन्होंने जेएनडी और थिंक टैंक के बारे में मालूमात हासिल की होंगी और फिर वो उन्हें ख़त्म करने में कामयाब हो गए, थॉमसन ने कहा। वेरी बैड। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मैं ज़िंदा हूँ और तुम भी। मशीनरी दोबारा नस्ब की जा सकती है और थिंक टैंक के लिए अफराद भी तलाश करके मामूर किए जा सकते हैं। अलबत्ता अब तुम फौरी तौर पर वापस इसराइल आ जाओ। अब तुम्हारा वहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ऐसा ना हो कि वो तुम तक पहुँच जाएं, लॉर्ड ने कहा। मेरे बारे में उन्हें यही मालूम होगा कि मैं इसराइल में हूँ, इसलिए आप मेरी फ़िक्र मत करें। मैं अब उनको ट्रेस करके ख़त्म करके ही दम लूँगा, थॉमसन ने कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो थॉमसन ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मास्टर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा करख्त था। थॉमसन बोल रहा हूँ मास्टर।
थॉमसन ने कहा, ओह यस बॉस, हुक्म। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उसके लिए काम करने वाले मारूफ एजेंट इमरान के बारे में जानते हो? थॉमसन ने कहा, यस बॉस, उनकी शोहरत तो बेहद सुनी हुई है, लेकिन कभी उनसे टकराव नहीं हुआ। दूसरी तरफ से कहा गया, तो अब ये टकराव नागुज़ीर हो चुका है। तुम अपने पूरे सेक्शन समेत हरकत में आ जाओ। ये लोग यहाँ फॉक्स में मौजूद हैं। उन्होंने रोजमेरी क्लब और सैंडी जूम की मशीनरी को भी तबाह कर दिया है और रिचर्ड समेत थिंक टैंक के तमाम मेंबर्स को भी ग्रीन क्लब में हलाक कर दिया गया है। और अब ये यकीनन मेरे और लॉर्ड साहिब के पीछे इसराइल पहुंचेंगे, क्योंकि मैगी भी उनके हाथों हलाक हो चुकी है और मैगी को मालूम था कि मैं और लॉर्ड साहिब इसराइल चले गए हैं। थॉमसन ने कहा, तो क्या आप इस वक्त इसराइल से कॉल कर रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, नहीं, मैं यहाँ फॉक्स में स्पेशल पॉइंट पर मौजूद हूँ, अलबत्ता लॉर्ड साहिब इसराइल में हैं। थॉमसन ने जवाब दिया, उनके बारे में कोई तफसील? मास्टर ने कहा, उनकी तादाद 4 है, जिनमें एक दियोकामत आदमी है। बस इस कदर तफसील मालूम है। वैसे भी वो मेकअप के माहिर हैं, इसलिए उनके हुलियों के बारे में मालूम भी होता तो कोई फ़ायदा ना होता। थॉमसन ने जवाब दिया, फिर तो उन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल होगा बॉस। यहाँ फॉक्स में बेशुमार दियोकामत लोग मौजूद हैं। मास्टर ने कहा, तुम ऐसा करो कि अपने सेक्शन समेत एयरपोर्ट पर चेकिंग करो। मुझे यकीन है कि अब ये यहाँ से इसराइल जाएंगे, क्योंकि उनके नुक्ता नज़र से वो यहाँ का काम ख़त्म कर चुके हैं। थॉमसन ने कहा, यस बॉस, लेकिन क्या उन्हें वहाँ लॉर्ड साहिब और आपके बारे में इल्म है? मास्टर ने कहा, ये लोग बेहद तेज़ हैं, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं छुपा रह सकता। थॉमसन ने कहा, ओके बॉस, क्या आपको यहीं स्पेशल पॉइंट पर ही रिपोर्ट दी जाए? मास्टर ने कहा, हाँ, और सुनो, इंतहाई महारत और तेज़ रफ्तारी से काम करना है, वरना तुम खुद उनके हाथों हलाक हो सकते हो। थॉमसन ने कहा, आप बेफिक्र रहें बॉस, मैं जल्द ही उनकी लाशों के बारे में आपको रिपोर्ट दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो थॉमसन ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। नेशनल गार्डन के अंदर बने हुए एक कैफ़े के हॉल में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। हॉल तकरीबन खाली ही था, क्योंकि लोग बाहर गार्डन में बैठने को ज़्यादा तरजीह देते थे। वो सब एक कोने की मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे। तनवीर और जवाना पहले यहाँ पहुँचे थे, जबकि इमरान और टाइगर बाद में आए थे। और फिर तनवीर ने इमरान को सारी तफसीलात बता दी थीं, जबकि इमरान ने भी उन्हें बता दिया था कि उसने ग्रीन क्लब के रॉजर को कवर करके थिंक टैंक के बाकी मेंबर्स को वहीं बुलवा लिया था और फिर उन सब का इकट्ठे खात्मा करके वो यहाँ नेशनल गार्डन पहुँच गए थे। इसका मतलब है कि मिशन ख़त्म हो गया। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, रोज़ मेरी क्लब में इस कदर कत्लो गारत के बावजूद अभी मुंह बना रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तनवीर बेख्तियार हंस पड़ा। थोड़ा सा हाथ पैर चलाने का मौका तो मिला है, लेकिन लुत्फ नहीं आया। और ये भी कोई मिशन है कि थोड़ी सी मशीनरी तबाह कर दी, 4-5 अफराद हलाक कर दिए और बैनुल-अक़वामी तंजीम का खात्मा हो गया। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, ये तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मिशन ख़त्म हो गया है? इमरान ने कहा। तो तनवीर बेख्तियार चौंक पड़ा। तो अब बाकी क्या रह गया है? वो थॉमसन और लॉर्ड, वो इसराइल फरार हो गए हैं। तनवीर ने जवाब दिया, असल आदमी वो लॉर्ड और थॉमसन ही हैं, वरना मशीनरी तो दोबारा भी नस्ब कराई जा सकती है और थिंक टैंक के मेंबर्स भी तलाश किए जा सकते हैं। ये लॉर्ड के दिमाग में रेंगने वाला कीड़ा है, जिसने सैंडी ज़ूम कायम की है। उसके खात्मे के बाद ही ये सैंडी ज़ूम ख़त्म हो सकती है और इस पर अमल दरामद करने वाला थॉमसन है, उसका खात्मा भी ज़रूरी है, वरना लॉर्ड के बाद उसने इसराइली हुकूमत के साथ मिलकर दोबारा ये तंजीम बना लेनी है।
البتہ ان دونوں کے خاتمے کے بعد یہ مسئلہ فوری طور پر دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، تو اب ہمیں ان دونوں کے لیے اسرائیل جانا پڑے گا۔ تنویر نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید وہاں نہ جانا پڑے، یہیں فانکس میں ہی کام ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، وہ کیسے؟ تنویر نے چونک کر کہا، میگی رچرڈ جے&ڈی اور تھنک ٹینک کے ممبرز کی ہلاکت اور مشینری کی تباہی کے بارے میں لازماً تھامسن کو اطلاع مل جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر یہاں آ کر کسی گروپ کو ہمارے سامنے لے آئے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس سے بھی نمٹا جا سکتا ہے اور پھر اس لارڈ کو بھی اس کے ذریعے بلوایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن اب اسے تلاش کہاں کیا جائے؟ کیا اس کے گولڈن کلب میں؟ تنویر نے کہا، نہیں، وہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، وہ اب اگر آئے گا تو کسی خفیہ پوائنٹ پر ہی آئے گا۔ عمران نے کہا، بعض ایسے لوگ لازماً اسرائیل سے عام پرواز پر نہیں آیا کرتے، یہ طیارت چارٹرڈ کرا کر ہی آئے گا، اس لیے اگر ایئرپورٹ پر نگرانی کی جائے تو اسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ویری گڈ، تم نے درست سوچا ہے۔ ایک منٹ، میں پہلے معلوم کر لوں کہ کہیں وہ آ تو نہیں گیا تاکہ ہم وہاں فضول انتظار نہ کرتے رہ جائیں۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ یس سر، ویٹر نے قریب آ کر کہا، ہاٹ کافی لے آؤ اور کارڈلیس فون پیس بھی۔ عمران نے کہا، یس سر۔ ویٹر نے مڑتے ہوئے کہا، ایک منٹ۔ عمران نے کہا تو ویٹر مڑ کر رک گیا۔ یس سر، ویٹر نے ایک بار پھر مودبانہ لہجے میں کہا، کاؤنٹر سے معلوم کر کے آنا کہ ایئرپورٹ پر چارٹرڈ طیاروں کے سیکشن کے مینیجر کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا، یس سر۔ ویٹر نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس آیا اور اس نے پہلے ہاٹ کافی کے برتن میز پر رکھے اور پھر ٹرالی کے نچلے خانے سے کارڈلیس فون بھی اس نے اٹھا کر عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا اور ساتھ ہی فون نمبر کی چٹ بھی اس نے میز پر رکھ دی۔ تم کافی بناؤ ٹائیگر، میں کال کر لوں۔ ویٹر کے جانے کے بعد عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کافی بنانا شروع کر دی۔ عمران نے فون پیس اٹھایا اور پھر چٹ پر لکھے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ ایئرپورٹ چارٹرڈ سیکشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی، ہمارے بزنس چیف نے اسرائیل سے یہاں چارٹرڈ طیارے سے آنا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسرائیل سے چارٹرڈ طیارہ پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا، یس سر، انہیں یہاں پہنچے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، آج ہی چارٹرڈ فلائٹ اسرائیل سے یہاں کے لیے بک ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کتنے افراد آئے ہیں اس چارٹرڈ طیارے پر؟ عمران نے کہا، صرف 1 صاحب تھے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس آف کر دیا۔ کیا یہ بات لازمی ہے کہ یہاں آنے والا تھامسن ہی ہوگا؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے کہ جولیا کی عدم موجودگی میں تمہارا ذہن کام کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ جولیا ڈپٹی چیف ہے، اس لیے اس کی موجودگی میں میرے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا، تنویر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے مستقبل کی سربراہی اسی طرح مل سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر کے چہرے پر بے اختیار جگمگاہٹ سی ابھر آئی۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے از خود اس کی ذات کو جولیا سے مستقبل میں جوڑ دیا ہے۔ باس، اس تھامسن کا حلیہ ایئرپورٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے ایک آدمی کا آنا خلاف معمول ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو وہاں کا عملہ نہ صرف غور سے دیکھتا ہے بلکہ یاد بھی رکھتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، تمہاری بات درست ہے، ویسے تو تھامسن سے میں کئی بار مل چکا ہوں اور اس کا حلیہ اور قد و قامت بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے میک اپ کر رکھا ہو۔
البتہ ایئرپورٹ سے اس کا حلیہ معلوم کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی ٹیکسی پر گیا ہے یا کسی کار کے ذریعے۔ اس کے بعد آگے اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو پھر ہمیں یہاں بیٹھے رہنے کی بجائے ایئرپورٹ پر جانا چاہیے۔ تنویر نے کہا ہاں، لیکن پہلے میں گولڈن کلب فون کر لوں، شاید وہ وہاں ہی پہنچ گیا ہو۔ عمران نے کہا اور فون پیس اٹھا کر اس نے انکوائری سے پہلے گولڈن کلب کا نمبر معلوم کیا اور پھر یہی نمبر پریس کر دیا۔ گولڈن کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، تھامسن سے بات کرائیں، میں رابرٹ بول رہا ہوں۔ عمران نے لہجہ بدل کر کہا وہ جناب، وہ تو اسرائیل گئے ہوئے ہیں جناب۔ دوسری طرف سے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اسرائیل میں ان کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے اسی آواز اور لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اس لہجے اور آواز کی وجہ سے یا پھر رابرٹ کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئی ہے، شاید یہ کوئی خاص آدمی ہوگا۔ جج جناب، مجھے تو معلوم نہیں ہے، مارٹی کو معلوم ہوگا جناب، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا رابطہ ان سے کرا دیتی ہوں۔ لڑکی نے اسی طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کراؤ بات۔ عمران نے کہا ہیلو، مارٹی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، رابرٹ بول رہا ہوں مارٹی۔ عمران نے کہا اوہ یس سر، آپ سر، فرمائیں سر۔ دوسری طرف سے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، تھامسن کا اسرائیل میں رابطہ نمبر بتاؤ۔ عمران نے کہا وہ سر، اب آپ سے تو نہیں چھپایا جا سکتا جناب، باس آج یہاں واپس آ گئے ہیں اور اپنے اسپیشل پوائنٹ پر ہیں اور صرف مجھے ہی اس کا علم ہے کیونکہ ایئرپورٹ سے میں نے ہی انہیں پک کر کے اسپیشل پوائنٹ پر پہنچایا تھا، لیکن آپ سے تو سر اسے نہیں چھپایا جا سکتا۔ دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اوکے۔ عمران نے کہا اور فون پیس آف کر دیا۔ یہ رابرٹ نہ جانے کون ہے، بہرحال اب ہم نے جا کر اس مارٹی سے اسپیشل پوائنٹ کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ عمران نے کہا فون نمبر بھی پوچھ لینا تھا۔ تنویر نے کہا نہیں، جس انداز میں وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اس کے بعد اس سے فون نمبر پوچھنا اسے ہوشیار کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تھامسن کو اطلاع کر دیتا اور وہ وہاں سے بھی غائب ہو جاتا۔ عمران نے کہا تو پھر میں جا کر اس سے معلومات لے آتا ہوں۔ تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں، یہ کام ٹائیگر کرے گا، تم نے وہاں جا کر جو کچھ کرنا ہے اس کی اطلاع لازماً تھامسن تک پہنچ جانی ہے۔ عمران نے کہا تو تنویر نے منہ بنا لیا، باس کیا مجھے واپس یہاں آنا پڑے گا؟ ٹائیگر نے کہا ہاں، ہم یہیں موجود رہیں گے، کوشش کرنا کہ مارٹی کو معلوم نہ ہو سکے۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ عمران نے کہا یس باس، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ ٹائیگر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مارٹی سے ہی معلومات حاصل کرنی ہے اور اسے بھی معلوم نہ ہو سکے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ویٹرز ایسی مخلوق ہوتی ہیں جنہیں ایسی باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ مینیجر وغیرہ سمجھتے ہیں کہ یہ خفیہ ہیں، اور ٹائیگر ان ویٹرز وغیرہ سے معلومات حاصل کرنے کا ماہر ہے۔ عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ٹائیگر کی واپسی ہوئی۔ کیا معلوم ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ اسپیشل پوائنٹ لیک ویو کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں ہے، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو پھر، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران چونکہ بل پہلے ہی ادا کر چکا تھا، اس لیے وہ سب اٹھتے ہی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔